ओके, वेलकम 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 एवरीवन। ऑनलाइन लाइव जल्दी से आएंगे। आज का क्लास लास्ट यूट्यूब पे हो रहा है, ऑल्दो कल तक का सारा बैकअप मैंने अपलोड कर दिया था, आपको दिख गया होगा सबको। जिनको भी क्लास का बैकअप नहीं दिख रहा है, मेल इट टू d2h.naveen-classes ताकि आपको बैकअप दिख जाए। बट 99.99% मैंने आपको सबको बैकअप दे दिया। तो आज सिंस बीकॉम के एग्जाम्स हैं तो मेरे को रिक्वेस्ट आया था कि सर यूट्यूब पे ले लीजिएगा, कारण हम लोग एग्जाम से आते ही ये क्लास देख लेंगे घर पे। मैं बोला ओके। अब बात चालू करते हैं अपने लास्ट क्लास में। अपने फंक्शनल बजट में 3 टाइप का सम्स किए थे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सम्स किए थे जहां पे हमने ये देखे थे कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दे दिया था। किसका? स्टॉक्स का। क्यों दे दिया था? कारण आगे और पीछे का डेटा अवेलेबल नहीं था। प्लस जिन्स वो अवेलेबल नहीं है तो हमें प्रेडिक्ट करना स्टॉक्स पॉसिबल नहीं है, आपको देना पड़ेगा, तो दे दिया। फिर एक सम्स देखे नेक्स्ट, जहां पे नेक्स्ट का पीरियड का डेटा दिया ताकि हम क्लोजिंग स्टॉक तो निकाल पा रहे थे लास्ट मंथ का, बट सर ओपनिंग फिर से नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए ओपनिंग स्टॉक दे दिया। और एक सम्स किए लास्ट XML YML, जिसका आपका होमवर्क कंटिन्यू करना था आपको, जहां पे क्लोजिंग तो देने के लिए नेक्स्ट मंथ का डेटा दे दिया, ओपनिंग का भी इंफॉर्मेशन छुपा दिया। अब जब छुपा दिया तो एक्चुअल जब देता नहीं है, तो एक्चुअल नहीं दिया तो हम एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालेंगे, और वो हम निकालेंगे जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट मंथ निकालते हैं। तो उसके लिए हमें अगर मार्च का ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाए तो वो अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा, और वो निकालने के लिए अप्रैल का सेल्स काम आएगा। क्या डन हो रहा है बात आपको? इस तरीके से हमने XML YML वाला सम्स क्लास में आपको करने के लिए दिया था, याद आ गया होगा सबको। अब बताइए लास्ट क्लास का सम्स का आंसर। क्या हमने XML YML का प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल लिया था? आइए उसका कॉस्ट का कैलकुलेशन शायद बचा था क्या? हाँ, कॉस्ट का कैलकुलेशन बचा था ना शायद। बजट बनाना था कॉस्ट का, जिसमें आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड करना था। क्या कर दिया आपने तीनों खर्चा ऐड? बताइए ना सर, ये क्या हमें फर्स्ट क्वार्टर का बनाना है? यस, फर्स्ट क्वार्टर का बनाना है। तो सर अगर हम ये मंथ वाइज नहीं बनाए चलेगा, क्योंकि ये क्वार्टर एज अ होल का बनाना है, मंथ वाइज नहीं लिखा है यहाँ। तो आप क्या पूरा अप्रैल में जून का निकाले हैं? अलग 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 बताए? हाँ वही अप्रैल में जून का निकाले हैं। अप्रैल टू जून मतलब फर्स्ट क्वार्टर। करेक्ट एवरीबडी? मिला के मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ये वाला अप्रैल टू जून वाला काम अब अपने सिंस एक साथ है तो XML और YML का साथ में दिखा सकते हैं, इजी रहेगा। तो XML YML का मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस में एक एम्बिग्विटी था। एक्सपेंसेस को हमने क्या माना था? मंथली बेसिस पे, तो इंटू 3 हो गया था। अब बताओ ये इसका टोटल XML का 116 ये आया क्या? 1,24,00,000। तो फिर वो अलग आंसर क्यों आ रहा है? ओके, मंथ वाइज बता रहे हो क्या? पहले बताओ मटेरियल कितना है? 48, 70,40,000। तो ये इतना कम कैसे आ सकता है? अगला बताओ। और लास्ट 12 लाख। ये आंसर है XML का। वैसे ही YML का क्या गलती की हो चेक कर लो। YML का टोटल बताओ। 1,15,00,000। क्या डन है सबको ये वाला डेटा? ये था हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर दी क्वार्टर। परफेक्ट एवरीबडी? चलिए, इसके बाद मैंने आपको एक सम्स और ट्राई करने दिया था जो कि बेस्ड था सेल्स बजट पे। मतलब ये सेल्स बजट पे क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया गया था आपको? 14। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। XY कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट वाइजा X and Y and sells them through 2 division, East and West, for the purpose of ले
for the purpose of sales budget to budget committee, the following information has been made available for year 2015. X और प्रोडक्ट Y का बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स आपके पास है. बजटेड सेल्स में ईस्ट डिवीजन वेस्ट डिवीजन, एक्चुअल सेल्स में ईस्ट डिवीजन वेस्ट डिवीजन, और उनके क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस आपको दे दिए. इसके बाद बोला एडुक्वेट मार्केट स्टडी रिवील्स दैट द प्रोडक्ट एक्स इज पॉपुलर बट अंडर प्राइज्ड. बोल रहा है प्रोडक्ट एक्स बहुत बहुत नामी प्रोडक्ट है बट इसका प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं. वेयर एज वाई के लिए कुछ अलग बात बोला, और इसीलिए इट इज एक्सपेक्टेड दैट इफ द प्राइस ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड बाई 1 रुपी, मतलब जितना भी है उससे अगर कितना बढ़ा दे, 1 रुपया बना दे, इट विल हैव अ रेडी मार्केट. रेडी मार्केट मतलब बिकने योग्य रहेगा, अभी भी बिकने योग्य रहेगा. ठीक है, बिकने योग्य रहेगा. दूसरा, ये 1 रुपया जो बढ़ा दे, ये किस पे बढ़ाए नहीं बताया. किस पे बढ़ाए मतलब सर, बजटेड पे कि एक्चुअल पे? मेरा बात समझने का कोशिश करो. ये 1 रुपया किस पे बढ़ाए सम्स नहीं बताया. तो नहीं, मैंने आपको बोला था एम्बिगुअस है, मैं इसका फॉरम मंथ मान रहा हूँ 4 लाख, तो इंटू 3 हो जाएगा. आप कल वाला वीडियो देखे नहीं है लगता है, कल वाला वीडियो अपलोडेड है, उस पर चेक करना, बताना. ये अगर 1 रुपी है, 1 रुपी किसके ऊपर बोलो, मेरा बात समझ पा रहे हो? 1 रुपया बढ़ जाएगा. अरे किसके ऊपर बढ़ जाएगा बॉस? बजटेड कि एक्चुअल? बोला नहीं. बोलो क्यों नहीं बोला? वेरी गुड, बच गए. कारण दोनों सेम है, चेक करो, दोनों सेम है. कैसे दिख रहा है? 9 रुपया ही बजटेड सेल्स है, चाहे ईस्ट डिवीजन वेस्ट डिवीजन, और 9 ही रुपया एक्चुअल सेल्स है, चाहे ईस्ट डिवीजन और वेस्ट डिवीजन. तो इस वजह से आपको ये नहीं बोला कि ये 1 रुपया किसके ऊपर. अगर यही दोनों अलग अलग होता, बजटेड और एक्चुअल, तो उसको बताना पड़ता कि ये 1 रुपया किसके ऊपर तुम बढ़ने का बात कर रहा है बॉस, एक्चुअल कि बजटेड. यही चीज देखो, क्या क्वांटिटी अलग अलग है? क्या बजटेड और एक्चुअल क्वांटिटी अलग अलग है? तो क्वांटिटी इंक्रीज का जब बात करेगा ना, पक्का बताएगा किसके ऊपर, जो कि आपको दिख जाएगा नीचे जब आप सम्स पढ़ रहे होंगे घर पे. देखते हैं आगे. ऑन दी अदर हैंड वाई इज ओवर प्राइज्ड. बोल रहे वाई तो महंगा है और उसको तो 1 रुपया से गिरा देना. तो ये भी वापस बोला नहीं किसके ऊपर, बट बच गए. एक्चुअल और बजटेड डेटा इज सेम, तो इस वजह से 1 रुपया 21 के नीचे गिराना. तो बताओ, तो आने वाले टाइम का एक्स का प्राइस 10 रुपया और आने वाले टाइम का वाई का प्राइस 20 रुपया. वेरी इजी. और बोल रहा है ये करने से उसका डिमांड बढ़ जाएगा. बोला बढ़िया. द कंपनी मैनेजमेंट हैज अग्रीड द अफोरसेड प्राइस चेंजेस. बोल रहा मैनेजर मान गया कि चलो ये कर लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइस चेंज एंड द रिपोर्ट ऑफ द सेल्समैन, द फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द डिविजनल मैनेजर. डिविजनल मैनेजर कुछ मेंटेन कैलकुलेशंस किया. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स. मतलब क्या हुआ, कितने परसेंट से सेल्स इंक्रीज किया है. सेल्स मतलब कौन सा सेल्स? सेल्स क्वांटिटी. सेल्स क्वांटिटी ओवर, अंडरलाइन दी वर्ड ओवर. इस बार उसको बताना पड़ा कि किसके ऊपर चेंज हुआ है. क्यों पता है? क्योंकि तुम अगर यहीं तक छोड़ देता तो अब हम क्या माने कि इन दोनों के ऊपर कि इन दोनों के ऊपर. तुम किसका बात कर रहे हो मेरे भाई? तुम एक्चुअल के ऊपर बात कर रहे हो कि बजटेड के ऊपर बात कर रहे हो? तो सम्स आपको बोला इस लाइन को लिख के कि हम किसके ऊपर का बात कर रहे हैं. बोलो बजटेड सेल्स. बजटेड सेल्स के ऊपर हम ये काम करेंगे. ठीक है, बजटेड सेल्स के ऊपर, यानी कि बजटेड सेल्स था 400, 600, 300 और 500. इन सब का परसेंटेज चेंज दे दिया. क्या अपने कैलकुलेटर में भी यही करते हैं? +10%. लिखने को इंटू 110, बट करते तो यही है +10%. तो ये जो डेटा है 400 को 10% से बढ़ाओगे तो 440, 600 को 5% से बढ़ाओगे 630, 300 को 20% से बढ़ाओगे 360, और 500 को 10% से बढ़ाओगे 550. क्या ये आ जाएगा क्वांटिटी का डेटा? आगे पढ़ते हैं. विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन. एडवर्टीजमेंट भी और कर रहा है. अच्छा, ये जो इंक्रीज आया किस लिए आया? ऊपर वाला. वेरी गुड.
प्राइस चेंज करने की वजह से। और ये जो आया है वो अब देखते हैं, बोला एडवर्टीजमेंट करने से और बढ़ोतरी हुआ। क्या बढ़ोतरी हुआ सुनते हैं। फॉलोइंग एडिशनल सेल्स, मतलब और ओवर एंड अबव द अबव मेंशन एस्टिमेट बोल दिया, इसके ऊपर और बढ़ा है, और बढ़ा है। वेरी गुड मैन। आर पॉसिबल। एक्स का कितना बोल दिया, फ्लैट 60 यूनिट्स, फ्लैट बोल दिया इस बार। तो क्या करोगे बताओ, 440 से 60 जोड़ देंगे तो कितना होता है, 500 बन जाएगा नया। अगला 330 से 70 700, 360 से 40 400 और 550 से 50 600। क्या ये न्यू क्वांटिटी आ जाएगा किसका, आने वाले साल का। आइए बताते हैं क्या मांगा है। बोल रहा है प्रिपेयर दी सेल्स बजट फॉर 2015-16, यही आने वाले साल का क्या बनाना है, सेल्स बजट। हो गया, सेल्स बजट रेडी है। बताइए सेल्स बजट में क्वांटिटी कितना 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 कितना, एक्स का 500, वाई एक्स का वेस्ट डिवीजन में 700, ईस्ट डिवीजन में वाई का 400 और वेस्ट डिवीजन में 600, इनटू प्राइस, कितना का प्राइस है 10 और 21 20, 10 और 20 करके पूरा सेल्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, ठीक है। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दी अबव एस्टिमेट्स, हाँ कर ली। एंड ऑल्सो सो दी बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स फॉर 14-15 है। 14-15 का तो डेटा ये रहा, इनको इनटू करने का नंबर दे रहा, एक्चुअल और बजटेड का इनटू करने का नंबर दे रहा है। तो ठीक है, ये भी सेवा भाव से कराएंगे, क्या दिक्कत है, क्या पूरा सम्स ओके है। तो सेल्स बजट फॉर नेक्स्ट पीरियड में आप दिखाओगे 500 इंटू 10 5000, अगला वाले का 700 इंटू 10 बोलिए 7000, और ईस्ट डिवीजन वेस्ट डिवीजन का हो गया ये सेल्स का वैल्यू एक्स का और वाई का हो गया 400 इंटू 20 8000 और 600 इंटू 20 12। सिंपल, ये हो गया आने वाले साल का सेल्स बजट। वो कैसे भी, वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी एनी। क्या डन है। चलो अब बात करते हैं आज जहां हम करेंगे अदर बजट्स। आ जाइए, सेल्स बजट पे फोकस करेंगे। जल्दी से लिखेंगे कॉपी में आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे 18। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18 और 18 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18 और 18 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये अच्छा सवाल है, ये सबसे अच्छा सवाल। इसमें लेबर बजट इज अ वेरी गुड गेम। ठीक है, पढ़ना चालू कीजिए एक बार। 18 नंबर पढ़ना चालू कीजिए। पढ़ लिए। बोल रहा है 2 प्रोडक्ट बना रहे, ओ माय गॉड, 2 प्रोडक्ट जिसके अंदर 2 मटेरियल लगता है। तो इस बार मटेरियल बजट इज कॉम्प्लिकेटेड मतलब ज्यादा बड़ा है, जिसमें 2 टाइप का मटेरियल है और 2 टाइप का प्रोडक्ट और एक ही टाइप का लेबर लगता है। चलो बढ़िया, लेबर तो एक ही टाइप का है।
जिसके लिए कंपनी नेक्स्ट मंथ बजट का आपके आगे कुछ प्रस्तुत किया। ये कौन सा दे दिया, ये क्या दे दिया, ये क्या है, मतलब सेल्स बजट दे दिया, सेल्स का क्वांटिटी दे दिया, वो तो देना ही पड़ेगा। आगे ये क्या दिया, कंजम्पशन कितना पे दिया है, पर यूनिट। पर यूनिट मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना किलो लगता है। एक यूनिट ए बनाने के लिए, क्या बोले, एक यूनिट ए बनाने के लिए मटेरियल एक्स 5 kg यूज होता है, करेक्ट टर्मिनोलॉजी है। वैसे ही एक यूनिट बी बनाने के लिए मटेरियल एक्स 3 kg यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल रीडिंग स्किल। सिमिलरली एक यूनिट ए बनाने के लिए मटेरियल वाई 4 kg यूज होता है और एक यूनिट बी बनाने के लिए मटेरियल वाई 6 kg यूज होता है, करेक्ट। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या दे दिया, ये भी वही दिया है। एक यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगता है, तो ये आवरली डेटा है। कितना आवर्स है बोलो, 3 घंटा और 5 घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल एक्स और वाई का दाम दे दिया, 4 रुपये और 6 रुपया किलो एक्स और वाई का मटेरियल वाइज, और लेबर का घंटे का हिसाब बता दिया 25 रुपये। बट लेबर से रिलेटेड और कई बात बोला लेबर को ओवर टाइम प्रीमियम, प्रीमियम वर्ड याद है, एक्स्ट्रा। अगर हम ओवर टाइम काम करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 50% एक्स्ट्रा। अरे एक्स्ट्रा मिलेगा मतलब 25 तो मिलेगा ही, उसके अलावा और 50% यानी 12.5 रुपया और मिलेगा। ठीक है, अगर पेबल, ये कॉमा होगा, इफ अ वर्कर क्या वर्क्स मोर देन 40 आवर्स अ वीक, अगर एक हफ्ते में कोई भी आदमी 40 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो ही इज एलिजिबल फॉर ओवर टाइम। देर आर कितने वर्कर्स इन द फैक्ट्री। आगे बढ़ते हैं। द टारगेट प्रोडक्टिविटी, याद है ये वर्ड पहले भी आया है, प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी, जिसका रेशियो कितना दिया है फॉर प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड। बोल रहा प्रोडक्टिव आवर्स मतलब जो शिद्दत से काम किया, मतलब डाउन टाइम नहीं लेंगे। डाउन टाइम मतलब वो लॉस हटा के मतलब वो आइडल टाइम हटा के, बोल रहा है डाउन टाइम छोड़ के, यानी आइडल टाइम छोड़ के जो प्रोडक्टिव आवर्स है उसका प्रोडक्टिविटी कितना था, 80%। मतलब वर्कर 80% प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो कम टाइम लगेगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना टाइम लगना चाहिए उससे कम टाइम लगेगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रोडक्टिविटी 100 से कम है तो टाइम विल बी मोर। हम 100 के हिसाब से निकालेंगे पहले कि 100 पे काम करे तो क्या, क्यों, क्योंकि ये सारे कैलकुलेशन किस पे बेस्ड पे है, 100 स्टैंडर्ड टावर्स अलाउड, तो वो किस पे होता है, 100 पे। 100 पे निकालेंगे, 100 पे जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 80 से, ओए इंटू नहीं, क्या डिवाइड कर देंगे 80 पे, ताकि टाइम क्या हो जाए, बढ़ जाए। याद है डिवाइडेड बाई होता था, अभी पीछे 2 सम्स में और किए थे, कॉस्ट को डिवाइडेड बाई किए थे परसेंट से, वैसे आवर्स को भी क्या करेंगे, डिवाइड, जिससे क्या आ जाएगा, प्रोडक्टिव टाइम एट 80% एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव टाइम एट। आगे बढ़ते, इन एडिशन, ओके, इसके अलावा कुछ नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम है। नॉन प्रोडक्टिव मतलब सर उस समय काम नहीं हो रहा, डाउन टाइम है मतलब बैठे हैं, तो सर उस बैठने का भी पैसा मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो ये जो डाउन टाइम है वो कितना बजटेड है, बोलो 20%। अच्छा, किसका 20% दे दिया, किसका 20%, प्रोडक्टिव आवर्स। तो जो आया अभी ऊपर क्या, प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड एट 80%, उसका 20% नहीं, जो वो आया आंसर, जो वो आंसर आया नहीं, ऑफ व्हाट, प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड, नॉट अलाउड। वर्कड मतलब जो काम किए, क्या तुम 80% प्रोडक्टिवली काम किया ना, तो उसका जो वो वैल्यू आया, वो जो डिवाइडेड बाई 80 करके, उसका क्या कर देंगे, और 20% जोड़ देंगे तो टोटल आवर्स आ जाएगा। ठीक, देयर आर कितना वीक्स, 4-5 डेज वीक। ये समझ में आता है भाषा, 4 हफ्ता है 5 दिन हर हफ्ते में, 4 हफ्ता है 5 दिन हर हफ्ते में, इज द बजटेड पीरियड एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट द सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑकर इवनली थ्रू आउट द होल पीरियड। बराबर है मतलब वही हर दिन का सेल, हर वीक का सेल सेम है। ठीक है, हर दिन और हर वीक मतलब समझ रहे हो, मंडे ट्यूसडे का सेल सेम है और पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता का भी सेल्स सेम है, बराबर है एकदम सेल्स, कोई अनइवन सेल्स नहीं है। अच्छा,
इट इज एंटिसिपेटेड दैट द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ये दोनों किसका दिया है? फिनिश गुड्स का। ये दोनों किसका दिया है? फिनिश गुड्स का। और ये दोनों किसका दिया है? रॉ मटेरियल का। क्या दो ठो रॉ मटेरियल का डेटा है और दो ठो फिनिश गुड्स का डेटा है, चारों ही क्या है? ओपनिंग स्टॉक्स। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक के बारे में डेटा कुछ डेज में दे दिया। कितना दिन बोल रहा है? 4 दिन जितना सेल्स का डेटा स्टॉक में पड़ा है, और यहाँ कितना है? 5 दिन। वैसे ही मटेरियल का भी डेटा कैसे दिया? दिन में। बोल रहा है 10 दिन का कंजम्पशन स्टॉक में पड़ा है और 6 दिन का कंजम्पशन स्टॉक में पड़ा है। 1 मिनट, ये 4 दिन का सेल्स पड़ा है का मतलब समझाओ। किसको? 4 से 1 दिन का सेल्स तो बताओ, कैसे निकालोगे? बजटेड सेल्स दिया है क्या? ये कब का है? 1 महीने का। ये रहा नेक्स्ट मंथ बजट। ये कब का है? नेक्स्ट मंथ। तो अगर ये 2400 1 महीने का है तो 4 दिन का कितना? 4 दिन का कितना? 4 दिन का सेल्स बोला तो 4 दिन का प्रोडक्ट ए का सेल्स स्टॉक में रहना चाहिए। तो अगर ये 1 महीने का है तो 4 दिन का कितना? 480। क्या है तेरा? 320। 2400 डिवाइडेड बाई क्या किए रौनक? 30 इज रॉन्ग। 20 होगा, 20। क्यों 20 से डिवाइड होगा? लिखा तो हम सैटरडे संडे काम ही नहीं करते हैं, तो मेरा वहां सेल्स थोड़ी हो रहा है। मेरा तो 4 हफ्ता 5 दिन काम होता है। तो ये जो टोटल सेल्स है ये हम कितने दिनों में कर रहे हैं? बताइए कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिन। कैसे आया 20 दिन सर? 4 × 5, 4 हफ्ता 5 दिन, यानी 20 दिन में 2400 बेचते हैं। तो 4 दिन में कितना बेचते हैं? 4 दिन में कितना बेचते हैं? 480 स्टॉक में पड़ा रहेगा। क्या? नहीं नहीं, हम तो गलत, हम बोलना चाह रहे हैं ये कैसे निकाला, पूछे तो सही। बोलो समझ में आया बात आपको? और वैसे ही अगला वाला, और कंजम्पशन तो तब आ पाएगा जब कंजम्पशन आएगा। तो 320 गलत क्यों है समझ में आया? 320 गलत क्यों है समझ में आया? पक्का? वैसे ही आने वाला सबका कर लेंगे, देखते हैं क्या मांगा है नीचे। प्रिपेयर अ व्हाट? ओ माय गॉड, परचेज बजट मांग तो लिया, बट परचेज बजट बनाने के लिए प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट बनाने के बाद कंजम्पशन बजट, तब जाके क्या बनेगा? परचेज बजट। तो मेहनत तो सबका करना है। उसके बाद वेजेस बजट भी बनाना है, जहां आपको क्वांटिटी भी बताना है और वैल्यू भी बताना है नेक्स्ट मंथ का। तो मतलब इन यूनिट्स और फिर इन वैल्यू। तो पहले तो इन यूनिट्स किसका किसका बनाएंगे? प्रोडक्शन का और कंजम्पशन। वहां कुछ नहीं है, वो वर्किंग नोट है, वहां तो सिर्फ क्वांटिटी बताना है। तो चलिए वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोडक्शन बजट। सुनो ना, प्रोडक्शन बजट है यानी आउटपुट का बात है, प्लीज समझना, यहां कंफ्यूजन होता है। प्रोडक्शन बजट है यानी किसका बात कर रहे हैं? बोलिए। आउटपुट का। अगर आउटपुट का बात कर रहे हैं तो कॉलम वाइज क्या लिखूं? थोड़ा हेल्प करना। कॉलम वाइज क्या लिखूं? थोड़ा हेल्प करना। ए बी लिखूं कि एक्स वाई लिखूं? प्रोडक्ट वाइज जा रहे हैं, प्रोडक्शन मतलब फाइनल आउटपुट का, तो ए बी लिखूं कि एक्स वाई लिखूं? ए बी क्या था? प्रोडक्ट, और एक्स वाई क्या था? मटेरियल। मेरे को यहाँ प्रोडक्शन बजट बनाना है, मतलब किसका बात करना है? ए और बी का। तो यहाँ क्या आना चाहिए? ए और बी। पक्का? पहले ये समझ में आता है ना? हाँ सर, वेरी गुड। अगर ए बी आ गया, अब बताओ फटाक से पहले क्या लिखते थे? सोल्ड यूनिट्स। फिर क्या ऐड करते थे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी। सर इतना इजीली कैसे बन गया? 4 ठो ही डेटा, कारण एक ही महीना है, वेरियस मंथ्स नहीं है, यहाँ फॉर 1 मंथ ही है डेटा, है ना? तो आ जाएगा प्रोडक्शन यूनिट। फटाक से बताइए सोल्ड यूनिट्स कितना?
2400 और इसके बाद ओपनिंग स्टॉक साफ साफ दे दिया है मेरे ख्याल से, देख के लिखना किसका किसका लिख रहे हो। 400 और 200। क्लोजिंग का कैलकुलेशन आपको करना है, क्लोजिंग का कैलकुलेशन आपको करना है, विच इज 2420 दिन का, तो 4 दिन का कितना 480, वैसे ही 3620 दिन का, तो 5 दिन का कितना, है ना, है ना। तो ये आ गया 2480 और ये आ गया 4300। क्या प्रोडक्शन यूनिट ओके है सबको? क्या प्रोडक्शन यूनिट ओके? हाँ सेम है, ये सेम सम से विथ फिगर्स। डन, ओके। अब बताओ इसके बाद क्या बनाएंगे। चलो वर्किंग नोट नंबर 2, कंजम्पशन बजट, एक महीने का। बताओ कंजम्पशन किस चीज का होता है? कंजम्पशन किसका होता है? मटेरियल्स का। तो बताइए क्या लिखना होगा अब कॉलम वाइज। वेरी गुड, एक्स वाई। तो कब क्या आता है समझ में आया? एक्स यूज होता है और वाई यूज होता है, बट इस बार यूज 2 जगह हो रहा है, एक ए बनाने के लिए भी और एक बी। तो कैसे लिखते हैं? फॉर प्रोड्यूसिंग ए, और वैसे ही क्या लिखते हैं? फॉर प्रोड्यूसिंग बी। तो ये क्या आएगा? फॉर प्रोड्यूसिंग ए, फॉर प्रोड्यूसिंग ए। फॉर प्रोड्यूसिंग ए बात करते हैं, कितना इनपुट लगता है दिया है, बताओ एक्स कितना लगता है ए बनाने के लिए। टेबल रीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बोलो। 5 किलो लगता है एक्स, ये वाला रीडिंग समझ में आया? एक्स 5 किलो लगता है ए बनाने के लिए। अब ए बनाने के लिए अगर 5 किलो लगता है तो ए कितना बन रहा है, ए कितना बन रहा है, ये अभी निकाला आपने ऊपर 2480 बन रहा है। और एक बनाने में अगर 5 किलो लगता है तो 5 इंटू 2480, बताओ 2485, 12,400 kg आया क्या? 12,400। अब 2 काम कर सकते हो, या तो पहले ये लिख सकते हो या तो पहले ये लिख सकते हो। मैं वाई वाला बात लिखना चाहता हूं, बताओ क्या करोगे वाई के लिए? देखते हैं कौन कौन सही पड़ता है। वेरी गुड, वाई वाला डेटा में जाएंगे। 4 किलो लगता है ए बनाने के लिए, तो 4 इंटू क्या करेंगे? 2480, बोलो 9920। समझ में आया? वैसे ही फॉर प्रोड्यूसिंग क्या बी, क्या कर लोगे? एक्स और वाई का डेटा फॉर प्रोड्यूसिंग बी। बोलिए, रेडी है? बी का बताइए, एक्स के नीचे। पक्का? क्या इंटू किए किससे? 3 इंटू 4300, ठीक है ना। अगला वाला बताओ। 25,800, खत्म। क्या हो गया? एक्स और वाई का कंजम्पशन रेडी है।
टोटल कर लेते हैं कि टोटल x और टोटल y के। अब हमको प्रोडक्ट वाइज नहीं पता, हमको अब टोटल जानना। x कितना किलो खपत हो रहा है 25,300 और y कितना किलो खपत हो रहा है 35,780। चेक करो। ठीक है, हो गया, आ गया, कंजम्पशन बजट तक पहुंच गए। अब जाके सम्स का काम चालू हो रहा है, विच इज परचेज। तो एडिंग देंगे अब वर्किंग नोट नहीं है, परचेज बजट इन यूनिट्स एंड रूपी दोनों। रूपी मतलब वैल्यू। बताओ पर्टिकुलर्स के बाद वापस से क्या क्या लिखेंगे, एक्स और वाई, यानी अब ऊपर ही लिख देते हैं केजीज में है ये सब बात। बताइए पहले क्या लिखोगे, पहले क्या लिखोगे बोलो, कंजम्पशन, फिर क्या ऐड करोगे इससे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्या आ जाएगा बोलो, COGS COP, क्या बोलते हो, मतलब वर्ड ही नहीं मालूम, परचेजेस, सीधा ही क्या आ जाएगा परचेजेस। उल्टा चल रहे ना, कंजम्पशन से रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक ऐड, ओपनिंग लेस तो परचेजेस। उसके बाद आपके पास परचेज रेट है, परचेज रेट कितना है, रुपी पर केजी कितना दिया है बताओ, एक्स का क्या रेट है, एक्स का क्या रेट है चेक करो, 4 रुपया और 6 रुपया है ना, तो यहाँ 4 रुपया आ गया, यहाँ 6 रुपया आ गया, तो टोटल परचेजेस इन रूपी, वो तो सिंपली ये क्वांटिटी इनटू रेट करने से आ जाएगा। ठीक है, ये अब टेबल को फुलफिल करना आपकी जिम्मेदारी। क्योंकि रूपी में भी बताना था। दो चीज तो कॉपी पेस्ट करना है, कंजम्पशन और ओपनिंग स्टॉक। कंजम्पशन आपने निकाला तो कॉपी पेस्ट 25,300 35,720, और ओपनिंग स्टॉक सम्स दे दिया, ओपनिंग स्टॉक सम्स दे दिया, कितना दिया है देखो, 1,000 और 500, 1,000 और 500। अब बस क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आपको, मेहनत करो, क्लोजिंग स्टॉक में काम खत्म। 10 दिन का कंजम्पशन और 6 दिन का कंजम्पशन। पहले बताओ कंजम्पशन कितना है, 25 दिन, ये कितने दिन का है, वेरी गुड 20 दिन, तो 10 दिन का कितना नहीं निकाल सकते, 25,300 अगर 20 दिन का, तो 10 दिन का क्या, 12,650। क्लियर है। सिमिलरली अगला वाला, अगर वो 20 दिन का है तो 6 दिन का कितना, 6 दिन का, 6 दिन, 20 से डिवाइड करो, इंटू 6 करो। ठीक है, ठीक है। अब प्लस माइनस करो और बताओ कितना आया, 36,950 और 45,936। सुनो, आज कौन सा दिन है, सोमवार है। आप लोग एक बार भूतनाथ घुमाओ, क्योंकि जिस तरीके का तुम लोग एरर कर रहे हैं ना, भगवान बचा सकता है तुम लोगों को।
अकाउंट्स कहाँ है 11 बजे? जाओ तुम लोग जाओ, आज सोमवार है सावन का, क्योंकि जिस हिसाब का हालत है तुम लोग का, जिस हिसाब का तुम लोग 36 को 25, कोई किसको कुछ 16 को 25 बोल रहा है, कोई ऊपर 20 को 80 बोल रहा है, जिस हिसाब का तुम लोग का हालत है, एक बार घूमाओ मतलब फन एलिमेंट के लिए, ठीक है ना। अब वो अकेले दुकेले चकेले हमको मतलब नहीं, 2 जाओ 4 जाओ 5 जाओ, आई डोंट केयर। एक बार धोख दे के आ जाओ कि सर बस कैलकुलेटर तो राइट हो, बाकी चीज ठीक है, हमको मालूम है हम बेवकूफ है, बट कम से कम हम एड लेस तो राइट कर दे, इसकी शक्ति ले आओ। इनटू बताओ फटाफट। अचीवमेंट मतलब 2 इंटू सही बोले तो ये एक लेवल ऑफ अचीवमेंट है आपके लिए, इसके लिए भी धोख दे आओ। बताओ कितना है कि हो गया 2, ये रुपीज में। हाँ एवरीबडी ओके, तो परचेज बजट इज ओवर। अब कौन सा बजट बनाना है एक और सम्स में? लेबर बजट, वो सबसे टेक्निकल बजट है, क्योंकि उसमें देखना है कि ओवर टाइम काम करना पड़ भी रहा है कि नहीं। इस पूरे बात को निकालने के लिए पहले क्या करना होगा बताओ, कि ओवर टाइम काम कर रहे हैं कि नहीं या नहीं। पहले क्या निकालना होगा, कितना टाइम लगेगा वर्सेस कितना टाइम अवेलेबल है, कितना टाइम लगेगा, इन सबको करना ही है। अब काम तो करना ही है चाहे कुछ हो जाए, अच्छा काम करना ही है और टाइम उतना नहीं हो तो क्या होगा, काम करना है, मान लो 10 घंटा पढ़ना है, और अगर जो 10 घंटा पढ़ना है मतलब 10 घंटा का काम दे दिए मैंने, जो होमवर्क दिया 10 घंटे का, और तुम नॉर्मली दिन में 2 घंटा छोड़ो 1 घंटा पढ़ते हो, तो अब तुमको कितना देर और पढ़ना होगा, 9 घंटा पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने क्या दे दिया है 10 घंटे का काम, तुम लोग नहीं करेंगे, या अलाउड नहीं है वर्कर्स को, वर्कर बोल रहे काम तो करना पड़ेगा, तो अब क्या करना होगा उनको, ओवर टाइम खटना होगा। तो पहले तो वो निकालना होगा ना कि भाई आप कितने देर का होमवर्क दियो, पहले ये तो कैलकुलेट कर ले, यानी ये जो काम है ये कितने देर में होगा, उसके बाद ये काम करने के लिए हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या निकाल के दे देगा, ओवर टाइम का कैलकुलेट। आइए पहले कैलकुलेट करते हैं कितना टाइम लगना चाहिए, यानी द टाइम टू बी वर्कड, और उसके बाद क्या आएगा, टाइम नॉर्मल टाइम अवेलेबल, उस हिसाब से क्या निकलेगा, ओवर टाइम टू बी वर्क। क्यों सर, क्यों चाहिए आपको ओवर टाइम और नॉर्मल टाइम अलग अलग, बोलो तो। ओवर टाइम का रेट अलग है, ओवर टाइम में 12.5 रुपया और मिल रहा है, 50% ऑफ 25 रुपया, जबकि नॉर्मल में 25 रुपया ही मिल रहा है, तो हमको सेग्रीगेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो आइए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, यानी क्या हेडिंग देंगे बताइए, वेजेस बजट, क्या हेडिंग देंगे बताइए, वेजेस बजट, वेजेस बजट, डन है, इन आवर्स एंड रूपी, इन आवर्स भी और इन रूपी भी। बताओ पर्टिकुलर्स और क्या लिखूं यहाँ, मतलब यहाँ क्या लिखूं, बस खत्म यही। तुम लोग पूछते हैं परचेज बजट से पहले कंजम्पशन बजट में यहाँ क्या लिखे थे, यहाँ परचेज कंजम्पशन बजट ए बी लिखे थे, क्यों ए बी क्यों नहीं लिखे, तुमको तो मटेरियल का डेटा लिखना है, फॉर प्रोड्यूसिंग ए बी तो इधर आएगा, ये क्या है लेबर है क्या, तो यहाँ क्या आएगा, लेबर आएगा। सर लेबर टाइप कहाँ है, एक ही तो है, इसीलिए तो एक लाइन बनाए हैं बुड़वक। आज अगर 2 टाइप का लेबर होता, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, तो वो दोनों नाम आता, यहाँ सिंगल टाइप का लेबर है तो सिर्फ क्या आएगा, आवर्स, और कुछ नहीं लिखना। अबे कॉलम वाइज तो आवर्स निकाल रहे हैं, अब नीचे आएगा फॉर प्रोड्यूसिंग ए, फॉर प्रोड्यूसिंग बी, ए बी का नहीं लिखते हैं, क्या कर रहे हो, वो तो प्रोडक्शन बजट के लिए ए बी था, अब तो सब चीज इनपुट्स में होगा ना, तो सिर्फ क्या लिखना है, आवर्स, आवर्स के बाद क्या लिखोगे बताओ यहाँ, अब वही फॉर प्रोड्यूसिंग ए, फॉर प्रोड्यूसिंग बी, तो आओ फॉर प्रोड्यूसिंग ए स्टैंडर्ड टाइम एट 100% एफिशिएंसी, क्या निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम एट 100, अगर पूरी शिद्दत से काम कर
तो कितना देर लगना चाहिए ए बनाने के लिए? बताओ ए कितना बना रहे हैं बच्चा लोग ऊपर से, ए कितना बना रहे हैं? जाओ प्रोडक्शन बजट में, सीधा प्रोडक्शन बजट में जाओ, सीधा प्रोडक्शन बजट जो आपने बनाया कितना था बोलो? 2400। और एक ए बनाने के लिए कितना घंटा लगता है जाके चेक करो, सम्स में दिया है 3 आवर्स। तो बताओ 100% एफिशिएंसी यानी पूरी शिद्दत से अगर काम करे तो ए बनाने में कितना टाइम लगेगा? 2480 इंटू 3 बोलो 7440 आया क्या ये? फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाट ए, वैसे ही फॉर प्रोड्यूसिंग बी निकालोगे आप, स्टैंडर्ड टाइम एट 100% एफिशिएंसी, फॉर प्रोड्यूसिंग बी स्टैंडर्ड टाइम एट 100% एफिशिएंसी। बताओ बताओ कैसे करोगे कैलकुलेशन? 4300 इंटू 5 कितना आ गया? हाँ तेरा गलती नहीं है रे, तेरा गलती नहीं है, हम बोल तो रहे ये तेरा गलती नहीं है, नादानी है ये, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सब चलता है। 21,500 ठीक है यहां तक। अब बताओ टोटल, तो ये आ गया स्टैंडर्ड टाइम एट 100% एफिशिएंसी, बोलो 28940, इतना टाइम लगना चाहिए था अगर हम 100% शिद्दत से काम करें। बट क्या हम 100% शिद्दत से काम कर रहे हैं कि कुछ शिद्दत कम है, हमारी शिद्दत कम है तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा। तो निकालते हैं स्टैंडर्ड टाइम टू बी वर्कड एट 80% एफिशिएंसी, यही वो प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड आ जाएगा। इसी को क्या बुलाते हैं? प्रोडक्टिवली। हमने जो प्रोडक्टिव आवर्स काम किया वो कितना काम किया, कितना प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड है बच्चा लोग। दिस डिवाइडेड बाई क्या करोगे बताओ? ये जो आया वैल्यू ये आपका है 100% पे, तो 80% के लिए डिवाइड क्यों रहे समझ में आ रहा है? लास्ट क्लास से भी टाइम ज़्यादा लगेगा, इंटू 80 नहीं करते। तो बताओ कितना आ गया? 36175 आया क्या ये वाला डेटा? ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम टू बी वर्कड एट 80%, यानी वही प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड। हमें इतना प्रोडक्टिवली काम करना होगा तब तो जाके ये ऊपर वाला माल बनेगा जो हमने डिसाइड किया ए और बी का। सर वो तो 28940 से बना ना, वो तो पूरी शिद्दत से काम करे, तो शिद्दत ही कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इतना टाइम लगेगा प्रोडक्टिव में, क्या इसके अलावा और भी कोई टाइम लग रहा है? क्या इसके अलावा और भी कोई टाइम लग रहा है? हाँ, एक डाउन टाइम है, मतलब ये तो पूरी शिद्दत से नहीं 80% शिद्दत से काम किए तो जाके इतना टाइम आया। अब बोल रहा है इसके अलावा बीच बीच में ब्रेक, बीड़ी फूकना, बाथरूम जाना, ये सब ले लुआ के भी तो कुछ टाइम लग रहा होगा, तो उसको क्या करेंगे? अलग से ऐड करेंगे। तो बताओ ऐड व्हाट? ऐड व्हाट? नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम, जो वर्ड लिखा हुआ था हम वही लिख दिए, नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम। कैलकुलेशन करने का तरीका बताइए, सम्स में क्या दिया हुआ है? नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम कि प्रोडक्टिव आवर्स के अलावा कुछ नॉन प्रोडक्टिव आवर्स भी है। 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड, यानी ये 336,175। क्या इतना हम प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं? हाँ सर, कहाँ प्रोडक्टिव कहाँ? 80% है तो अब ये तो 80 भी तो प्रोडक्टिव 80 है, 80% पे हम प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं, हम 100 पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो सर हम तो प्रोडक्टिव नहीं है। नहीं, ये प्रोडक्टिव आवर्स ही आया ऊपर वाला 80% एफिशिएंसी पे, और ऊपर वाला क्या था? 100% पे। दोनों प्रोडक्टिव आवर्स है, बट ये काम किए वो होना चाहिए था। बताओ कितना हो गया? और डाउन टाइम प्लीज 72 टोटल कर देंगे, तो ये हो गया टोटल एक्चुअल आवर्स टू बी पेड फॉर।
क्या इसके लिए पेमेंट मिलेगा? क्या इसके लिए आपको पेमेंट मिलेगा? सर डाउन टाइम का पेमेंट करना पड़ता है, हाँ लंच ब्रेक का पेमेंट तो देना ही पड़ता है, नहीं तो ये वर्कर काम कैसे करेगा? टोटल तो टाइम तो दुकान में कितना देर बिताया उससे बताओ कितना आया ये? 43,410 आया क्या? 43,410 इसके लिए पेमेंट मिलेगा, इतना घंटे के लिए पेमेंट मिलेगा। तो सिंपली दिस इंटू 25 कर देते हैं, काम खत्म। कारण 25 रुपया घंटा था, ये तो काम किए, और 1 घंटे का कितना दाम है बोलो? 25 रुपया, हो गया आंसर खत्म। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये जो टाइम है ये तो इनका तो 25 मिलेगा ही सर, बट अगर वो इस घंटे में कुछ ओवर टाइम काम कर रहा है तो उसको उस टाइम का 12.5 रुपया करके और मिलेगा। तो अब पहले निकालना होगा क्या ये आदमी लोग मिलके ओवर टाइम काम कर भी रहे हैं कि नहीं। क्या ये जो निर्धारित समय आया, क्या ये लिमिटेड जो टाइम अवेलेबल था उसी के अंदर है कि उसके बियॉन्ड चला गए हैं? उसको निकालने के लिए क्या निकालना होगा? क्या निकालना होगा पहले? नहीं, ये तो आया आवर्स, इसके बाद क्या निकालना होगा? एक्चुअल आवर्स वर्क तो यही है। क्या निकालोगे? गलत वर्ड बोलो, सही नहीं तो नहीं करूंगा आगे। हाँ, नॉर्मल आवर्स वर्कड। क्या वर्ड है बोलो? क्योंकि ओवर टाइम निकालने के लिए स्टैंडर्ड और नॉर्मल, एक्चुअल और नॉर्मल को कंपेयर किया जाता है, वेयर एज बोनस निकालने के लिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर किया गया। यहाँ हम ओवर टाइम निकाल रहे, तो हमें नहीं टाइम अलाउड, नहीं रॉन्ग वर्ड, हमें किससे कंपेयर करना है? इस एक्चुअल आवर्स को बताओ, नॉर्मल आवर्स अवेलेबल। क्या देखना है? नॉर्मल। नॉर्मली अगर काम करता है एक आदमी बिना काम वाम सोचे, मतलब कितना काम करना है, तो वो कितना देर काम कर रहा है इस महीने में? तो बताओ इस महीने में कितना दिन काम कर रहा है? डेटा दिया है आपको, बताओ कितना दिन काम कर रहा है, एक दिन में कितना घंटा वगैरह वगैरह अवेलेबल है। आइए पढ़ते हैं। एक वर्कर को हफ्ते में कितना देर काम करना है नॉर्मली? नॉर्मली 40, क्योंकि इसके ऊपर जाने से उसको क्या मिलेगा? ओवर टाइम। एक वर्कर अगर 40 से ऊपर काम करता है तो बोनस, सॉरी ओवर टाइम मिलेगा। तो 40 तो निर्धारित समय है ही मेरे पास हफ्ता का। ऐसा कितना हफ्ता है? 4 हफ्ता। कैसे 4 आया? क्योंकि 1 महीने का बात है, और ये तो एक आदमी का है। ऐसे कितने आदमी हैं पूरे कंपनी में? 180। तो क्या आ जाएगा? टोटल नॉर्मल आवर्स अवेलेबल। प्लीज बताइए व्हाट इज योर टोटल नॉर्मल आवर्स। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये क्या है? नॉर्मल आवर्स। नॉर्मल आवर्स मतलब अगर बिना एक्स्ट्रा खटे काम करे तो कितना देर काम आएगा? टोटल नॉर्मल आवर्स अवेलेबल। बताइए कैसे कैलकुलेट होगा प्लीज एवरीबडी? 40 आवर्स इन अ वीक इंटू 4 वीक्स। क्यों 4 वीक्स सर? 1 महीने का बात हो रहा है। इंटू कितने वर्कर्स? 180 वर्कर्स। तो बताओ कितना टोटल नॉर्मल आवर्स अवेलेबल है? 28800। आया क्या ये कैलकुलेशन? ये क्या है? ये क्या है? वापस से बताओ ये क्या है? मतलब अगर बिना ताम झाम के नॉर्मली काम करे तो इतना घंटा तो मिलेगा। यानी ऐसे बोलूं इतने टाइम के लिए तो 25 रुपया मिलेगा। इससे ज्यादा अगर हम खट रहे हैं, सुन लेना, इससे तो हमको क्या मिलेगा? 25 तो मिलेगा ही और 12.5 मिलेगा। अच्छा लगा है बात? 25 तो मिलेगा ही और 12.5 मिलेगा। बताओ अब अगर ये नॉर्मल है और वो टोटल काम किए हैं तो कितना घंटा एक्स्ट्रा काम किए हैं? व्हाट इज योर ओवर टाइम वर्क? क्या वर्ड बोले? बोलो ओवर टाइम वर्क। कितना ओटी काम किए हो बताओ? 43 इतना माइनस इतना, बताओ पक्का? 14,610। 14,610 घंटा तुमने ओवर टाइम काम किया है। क्या आवर्स का कैलकुलेशन ओके है सबको? बोलिए एवरीबॉडी, ओवर टाइम का कैलकुलेशन ओके है? वर्ड्स ओके है? वो जो आया वो मैंने काम किया, एक्चुअल टाइम 43410।
बट नॉर्मल कितना था, मतलब ये तो इस सप्ताह में मैंने काम किया, बट इस सप्ताह में अगर हम नॉर्मली काम करते तो हमको सिर्फ 28,800 ही काम करना था, तो जितना मैंने एक्स्ट्रा काम किया उसका एक्स्ट्रा और मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? तो अब रुपीस कैलकुलेशन करते हैं, यानी क्या, वेजेस पेड। बताओ वेजेस पेड कैसे निकालोगे? एनीबडी हेल्प मी आउट, वेजेस पेड कैसे निकालोगे? हर्ष कुछ कैलकुलेशन किया है? पूछते हैं हर्ष, क्या किए हो बताओ। अच्छा, वो बोल रहा है सर इस टाइम के लिए उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो तुम सीधा ओवर टाइम क्यों, पहले नॉर्मल वाला, पहले जो उल्टा काम किया वो बता। वो बोल रहा है सुनिए सर, इस 28,800 के लिए आप उसको 25 रुपया करके दे दीजिए, और इस 14,610 के लिए आप 37.5 करके दे दीजिए। 37.5 कैसे आया बच्चा लोग? 25 का 50% और यानी 12.5 और यानी 37। क्या हर्ष सही है? बिल्कुल सही है, सही है। और कोई तरीका है? एनीबडी कोई और तरीका है? जो हर्ष बोला वही काम आप एक और तरीके से कर सकते हो। अच्छा, इस टाइम के लिए ये देखो, ऊपर वाला टाइम जो तुमने टोटल काम किया उसके लिए कितना दे दो, जो हम बहुत पहले से बोल रहे थे कि वही करके छोड़ देते हैं। तुम बोला नहीं सर, हो सकता है ओवर टाइम काम किया इसीलिए ये मेहनत और किए 2 ठो, वरना नहीं करते। अगर बोलता कि ओवर टाइम का चक्कर नहीं है तो सीधा 10 into 25 करते, आंसर खत्म। बट ओवर टाइम का चक्कर है इसलिए तो काम जाम बढ़ रहा है। तो देखो क्या बोल रहे हैं दूसरे लोग बोल रहे हैं सर 43,410 को कितने से इंटू कर दीजिए? 25 से। ये क्या आ जाएगा? टोटल टाइम के लिए नॉर्मल वेजेस। फिर बताओ फिर क्या करोगे? तब अगर ये काम करोगे तो क्या करोगे? तब सर सिर्फ ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा 12.5 करके इंटू कर दीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो आपका इच्छा, आप कैसे चलना चाहते हो, दोनों इज ओके। और ये दोनों बात हमने लेबर चैप्टर में बहुत बार सुना है, किया है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मेरे को नहीं लगता इट इज़ अ बिग डील। आपको जैसे लिखना है लिखो। तो आइए क्या लिखेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे टेबल को, कारण हमने ऊपर लिखा था वेजेस बजट इन रूपी भी, अब रूपी डेटा चालू हो गया। अब कौन सा डेटा चालू हो गया? रूपी। बताओ पहले कैसे निकालना है आपको, मैं दोनों में से किसका बात मानूं? आप जिसका बोलोगे मैं वैसे मान लूंगा। नॉर्मल वेजेस फॉर नॉर्मल आवर्स, तो प्रॉपरली लिख रहे हैं नॉर्मल वेजेस फॉर नॉर्मल आवर्स एंड टोटल वेजेस फॉर ओवर टाइम आवर्स। ये वाला बात हर्ष वाला बात हो गया। ये जो मैंने बात लिखा ये हर्ष का बात हो गया, जहां पे हम पहले 28800 इंटू 25 करेंगे और फिर 14610 इंटू 37.5 करेंगे। 37.5 कैसे आया बच्चा लोग? सर 25 रुपया इंटू 150%, क्योंकि 100 तो मिलेगा ही और 50। बोलो ये दोनों कैलकुलेशन ओके है? तो बताओ नॉर्मल वेजेस फॉर नॉर्मल आवर्स कितना आया? हाँ, और ये ओवर टाइम के लिए 547,875। देखना आया क्या? तो टोटल कर लो, टोटल वेजेस 126,7,875 हो गया। ये हो गया आपका एक तरीका कैलकुलेशन करना। अदर वे राउंड और दूसरा तरीका था, बताओ कैसे लिखूं उसको, हेल्प मी आउट। दूसरा तरीका बताओ, ऐसे लिखूं नॉर्मल वेजेस फॉर एक्चुअल आवर्स। वर्ड देखना क्या क्या यूज कर रहा हूं और ऊपर क्या यूज किया था, पहले सुनना फिर लिखना। और नीचे ओवर टाइम प्रीमियम, इस बार क्या लिखा वर्ड? ओवर टाइम प्रीमियम फॉर ओवर टाइम आवर्स। अच्छा लगा भाषा? अब कैलकुलेशन हो जाएगा ऊपर वाले का 43,410 इंटू 25 और ये हो जाएगा 14610 इंटू 12.5। ये काम भी करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ये और ये सेम होगा, 100% सेम होगा। ये दो तरीके से आप वेजेस का कैलकुलेशन कर सकते थे, हमको दिक्कत नहीं। हमने ऑलरेडी ये बात कर लिया था लेबर चैप्टर में,
तो मुझे इतना तकलीफ नहीं हो रहा है वापस ये बोलने को। तो ग्रुप 1 का लेबर चैप्टर अगर क्लियर है तो ये सब बात बहुत आसान, सोचना बोलना वगैरह। बताओ डन है? कैलकुलेशन कर दिया आपने वो सेकंड वाले का भी? कितना आया बताओ? 1085250 और ये 186 टोटल 1267875 आया ना? सेम ही आएगा 100%। डन है? तो ये दोनों बात एकदम क्लियर होना चाहिए। डन एवरीबॉडी? ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ? 18। अब हम आगे बढ़ेंगे आज सेल्स बजट की ओर, ठीक है? तो लिखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15, या 15 पहले करोगे कि 16 करोगे? चलो पहले 16 करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 16। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 16। इस टाइप का सवाल मैंने टेस्ट में दिया था, जो आपका टेस्ट हुआ था, बजट, कैश बजट, ग्रुप 1 का टेस्ट में। रेडी? पढ़िए पढ़िए एक बार। पढ़ो 16 प्लीज। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 months एंडिंग 30 जून। 30 जून का एंडिंग मतलब कौन सा महीना? 30 जून एंडिंग मतलब कौन सा महीना? जल्दी से बताइए। अप्रैल, मई और जून, ठीक है। नीचे किसका डेटा दिया है पढ़ते? फेब का भी दे दिया, अप्रैल फेब मार्च अप्रैल मई जून। सेल्स, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स का डेटा दे दिया। अंकित आज ही तुरंत कॉल बैक कीजिएगा, ऑफिस टीम में आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्रेडिट टर्म्स कितना लिखा हुआ है बताओ? क्रेडिट टर्म्स मतलब उधारी का क्या स्कीम है? क्या स्कीम है कि सेल्स या डेटर्स को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं? हम तो 10% पहले तो कैश सेल्स लेते हैं, यानी जिस भी महीने का सेल्स होता है उसका 10% तो हम उसी महीने ले लेते हैं। बाकी का 50% ऑफ व्हाट? क्रेडिट सेल्स। एक मिनट, टोटल सेल्स की क्रेडिट सेल्स? मतलब बचा हुआ 10% के अलावा जो बचा हुआ सेल्स है उसका आधा 50% मतलब उसका आधा। कब लेते? नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट करते। एंड बैलेंस मतलब कितना बचा हुआ? कितना है? 45 90%। हाँ वही तो, बचा हुआ क्रेडिट सेल्स का 50%, बचा हुआ क्रेडिट सेल्स का 50% कब लेते हैं? नेक्स्ट महीने में, नेक्स्ट महीने में, फॉलोइंग मंथ मतलब नेक्स्ट के नेक्स्ट महीने में, ठीक है। अब अगर ये बात एक बार वापस से पढ़े तो जल्दी से बताना, बाकी बात छोड़ो। मेरे को ये जो अप्रैल महीने का सेल्स दिख रहा है 16,000, इसका पैसा कब और कितना मिलेगा? अप्रैल में ही 10% मिल जाएगा। वेरी गुड, अप्रैल में ही 10% मिल जाएगा। कितना बोलो? 1600। सिर्फ अभी अप्रैल के सेल्स का बात हो रहा है और कुछ नहीं। मैं एक से एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं, होगा क्या फिर समझ में बात का बात है, बट एक बार पूछना चाह रहा हूं कि 1600 तो कब मिल जाएगा बताइए? अप्रैल में। अब बात करो बाकी का कैसे मिलेगा?
नेक्स्ट मंथ अमाउंट बोलो। अब जब हम अप्रैल का बात कर रहे हैं तो अमाउंट बोलो। 7,200 बोल रहा है। कैसे आया 7,200? 16,000 में पहले 1,600 हटाओ, कितना आया? पहले 16,000 में 16,000 में 1,600 हटाओ, कितना आया? 14,000। इस 14,400 का आधा कितना? 50%। 50% मतलब आधा, कितना आया? कब मिलेगा? मई महीने में मिलेगा। और बाकी का मतलब वही 7,200 जो बचा वो कब मिलेगा? जून महीने में मिलेगा। पहले बोलो ये 16,000 से रिलेटेड एक बार बात समझ में आया? पहले मीनिंग समझने का मतलब ये नहीं है कि ये करेंगे, अब इसको लिखेंगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या क्या किस महीने में आएगा, बात का बात है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से पूछना चाहता था कि ये जो 16,000 का सेल्स है इसके साथ क्या गेम होगा, इसके साथ ये गेम होगा कि इससे रिलेटेड डेटा इस तरीके से मिलेगा। अब अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। एक बार क्रेडिटर को किस तरीके का टाइम पीरियड अलाउ किए? मटेरियल से रिलेटेड कितना है? 2 महीना। यानी मटेरियल से रिलेटेड 2 महीने का मतलब समझाना, इस अप्रैल वाले मटेरियल का पैसा कब देंगे हम? कब देंगे हम? 2 महीने बाद, मतलब कब देंगे? जून में। कब देंगे? जून में, एग्जैक्टली। ये 2,200 कब पे करेंगे बताओ? जून में। क्यों सर? हमको कितने मंथ का पीरियड मिल रहा है? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का अगर पीरियड सामने से मिल रहा है मतलब क्या? जिसको हम पेमेंट करते हैं हम उसको कब देंगे? 2 महीने बाद। आओ बात करते हैं वेजेस का। सबसे अच्छा बात किसका बात कर रहे हैं? वेजेस। देखते हैं ये कौन कौन डिकोड करता है। वेजेस का 1/4 अगले महीने देते हैं। तो एवरीबडी ठंडे दिमाग से बताना, ये जो अप्रैल का वेजेस पेमेंट है 3,200, इसका पेमेंट किस तरीके से देंगे? देखते हैं, कोई मेरे को बता दो अमाउंट से कि इतना इसमें देना है। इस महीने में ही तो मिल जाएगा। 1/3 तो इस महीने में ही मिल जाएगा, सिर्फ 1/4 बाद में मिलेगा। तो बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं, बताओ बोलो। पहले 1 2 3/4 यानी कितना? 2,400 तो अप्रैल का अप्रैल में ही मिल जाएगा। बाकी का 800 मई में मिल जाएगा। बोलो अप्रैल का ऐसा कुछ कैलकुलेशन वेजेस। सिमिलरली ओवरहेड्स रिलेटेड बात कर सकते हो एक बार। बोलो 2,000 का आधा अभी, आधा बाद में। क्या मैंने 1 अप्रैल को लेके आपको समझाने का कोशिश किया? अप्रैल महीने का एक डेटा पकड़ के इस डेटा को डिकोड कराने का कोशिश किया। ठीक है, आगे बढ़ते। 1 अप्रैल का कैश बैलेंस दे दिया, यानी ओपनिंग कैश बैलेंस दे दिया। फिर आपको कुछ अदर इंफॉर्मेशंस और दिए। बोल रहा है कुछ प्लांट खरीदे हैं फरवरी महीना में 96,000 का, बट उसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं देखना, मंथली इंस्टॉलमेंट, वो ईएमआई बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं। जो कि कितना करके है? 2,000 करके। जो कि कब से देना है? अप्रैल से ही देना है। तो अप्रैल से हर महीना 2,000 का पेमेंट दिखाएंगे। ठीक है। एक डिविडेंड भी पे कर रहे हैं, कितना? 5%। किस पे? 2 लाख पे। कब पे कर रहे हैं? जून को। तो सिर्फ जून में आएगा ये 5% ऑफ 2 लाख यानी 10,000। एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल, मतलब क्या कर रहे हैं? एक 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 व्हीकल पहले बेच दे रहे हैं, अपना बेच दे रहे हैं। तो बेच दे रहे हैं तो उसका क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो ये तो पैसा आने वाला बात हो गया। 9,000, तो 9,000 मिल रहा है। कब मिल रहा है? जून में। तो सिर्फ जून में आ जाएगा। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। एक मिनट। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मतलब मिल रहा है इस बार। अभी तक दे रहे थे ऊपर, ये वाला डिविडेंड दे रहे थे, ये वाला डिविडेंड मिल रहा है क्योंकि फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हम जो इन्वेस्ट किए उससे मेरे को मिल रहा है। आगे भी वर्ड बोला है जिससे आपको समझ में आ जाएगा मिल रहा है। कितना मिलने वाला है? बोलो। 1,000 रुपया जून में मिलने का एक्सपेक्टेशन है। तो क्या ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या ये जून महीने में 1,000 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? कंजर्वेटिज्म। अक्रूवल कैश बजट बनाना है, कैश बजट बनाना है। तो क्या ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे।
अभी भी लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। एक मिनट, एक मिनट, ये जो एडवांस है 9 महीने का, इसको क्या करोगे? हाँ तो आएगा ही। अच्छा एक मिनट, ये बन क्या रहा है? ये हो चुका है, काम हो चुका है, सारा काम हो चुका है, ये सारा। अच्छा ये ऐसे ही मिलेगा? पक्का है? डेटर कोई उधारी में मारेगा ही नहीं कुछ पैसा, सब पैसा दे देगा डेटर, एकदम टाइमली पेमेंट, सब चीज एकदम वैसे ही होगा। क्या ये सब मेरे लिए ऑलरेडी एक बजट है? बजट है मतलब एक्सपेक्टेड एस्टिमेशन पे बन रहा है, तो ये भी तो एस्टिमेशन ही है कि 1,000 रुपया आएगा। अब जब एस्टिमेट है तो एस्टिमेट बनाते वक्त थोड़ी देखेंगे कि भाई ये तो हो सकता है ना मिले, अबे तो हो सकता है ना मिले, उसी के लिए तो क्या बना रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या होगा वो तो वो दिन जैसे बीतेगा वैसे समझ में आएगा। आज हमको लगता है कल मेरा इतना खर्चा लगेगा तो उस हिसाब से ही तो मंगाएंगे पैसा। अब कल नहीं लगे ठीक है बच गए, बट क्या बजट भी है तो लेके चलना होगा ना। तो इस वर्ड से मत गुप्त हो जाना कि क्या लिखा हुआ था एक्सपेक्टेड, तो भैया श्योर नहीं है मिलेगा कि नहीं। अबे तो ये तो सारी चीजें श्योर नहीं है, मन बनाओ, बोलो कुछ श्योर नहीं है हटा दो, क्या मालूम क्या हो तुमको, कारण तुम तो आज 1 अप्रैल का ओपनिंग में खड़े हो, आने वाले अप्रैल में क्या हो, मई में क्या हो, जून में क्या हो, तुमको क्या पता, मत ही बनाओ कुछ भी। तो ये सब तो क्या है एक्सपेक्टेड वर्ड से वो मत हो जाना कि भैया हमारा बोला कि हो भी सकता है नहीं भी, एक्सपेक्टेड ही है, सारे डेटा ही क्या है एक्सपेक्टेड ही, पहला बात। दूसरा बात, अब कैश बजट बनाना है। कैश बजट अगर बनाना है तो क्या करना होगा बताओ? कैश बजट बनाना है तो क्या करना होगा बताओ? कोई फॉर्मेट होगा? बताओ कैसे करते हो आप आज तक? कैश बुक कैश बजट बनाते हो आप तो क्या करोगे? ओपनिंग प्लस क्या, रिसीट्स जितना पैसा आया माइनस जितना पैसा गया क्लोजिंग। आपका एक चैप्टर और है कंपनी अकाउंट्स में सेम इसका, और एफएम में सेम इसका, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बुलाते हैं बोलो? 2 सब्जेक्ट में है वो चैप्टर, किसमें किसमें? अकाउंट्स में और एफएम में। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब यही कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, बट वहां पे और टेक्निकल है। क्यों टेक्निकल है सुनना, वहां आपको काम अनुसार एक्टिविटी अनुसार सेग्रीगेट करना पड़ता था, याद है 11-12 में? एक था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर था फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ वो झमेला ही नहीं है कॉस्ट में। कॉस्ट और मैनेजमेंट बोलता है कोई झमेला नहीं है, हमको सिर्फ बता दो कितना आया कितना गया, एक्टिविटी अनुसार बात। वरना ये सब जो बात था डिविडेंड डिविडेंड प्लांट, ये सब फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग, कुछ ये वाला ऑपरेटिंग, याद आ रहा है? ये सब काम हमें नहीं करना है, ये सब काम हमें करना है बट कंपनी अकाउंट्स और एफएमडीए में। एफएमडीए और कंपनी अकाउंट में दोबारा से ये टॉपिक आता है जहाँ पे हमें वापस से ये बजट बनाना है, बट इस बार सेग्रीगेट और करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट यहाँ तो हमें सिर्फ क्या करना है, कितना आया कितना गया। तो काम धाम कम है बट कैलकुलेशंस क्लियर हो रहे हैं कुछ कुछ। अब इस चीज को प्रेजेंट कैसे करें और कैसे लिखे वो काम का बात है। तो चलिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर क्या बोलो? 16 हेडिंग देंगे कैश बजट। कब कब का बनाना है बस बता दो, कब कब का बनाना है बता दो। 3 महीने का है ना? कब 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 का? अप्रैल मई जून। तो सर उससे पहले का डेटा क्यों दिया है देखते हैं, इतना सारा डेटा दिया है पहले का, देखते हैं देखते हैं। कैश बजट तैयार है क्या सब? क्या क्या लिखते हैं सर यहाँ हम? एक हम लिखते हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। क्या सारा ओपनिंग बैलेंसेस दे दिया? दे दिया? किसका किसका दिया है बताओ? अप्रैल का दिया है, कितना दिया है बताओ? अप्रैल का कितना दिया है बताओ? 6,000। 6,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अल्लाह मई और जून का तो दिया नहीं। ओ तो इसमें क्रोनोलॉजिकली चलना होगा, पहले अप्रैल का जो क्लोजिंग आएगा वही जून, मई का ओपनिंग, मई का जो क्लोजिंग आएगा वही जून का ओपनिंग, ठीक। इसके बाद क्या ऐड करते हैं बोलो? रिसीट्स। क्या बुलाते हैं उसको? रिसीट्स। अब रिसीट्स में कई थोड़ा 2-4 लाइन छोड़ के
लेस क्या, पेमेंट्स। जैसे ये काम करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, नीचे जाके बताओ, क्लोजिंग बैलेंस। क्या फॉर्मेट क्लियर है सबको? खत्म। रिसीट्स, पेमेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस। अब एक एक करके क्या रिसीट्स क्या पेमेंट्स बात करेंगे। सबसे पहले बताओ रिसीट्स में क्या, सबसे पहले बताओ रिसीट्स में क्या। मतलब रिसीट में सबसे पहले हम सेल्स रिलेटेड बातचीत करेंगे। अब इस चीज को अप्रैल महीने में क्या 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 आना चाहिए, कोई हाथ ऊपर करके ट्राई लेना चाहेगा तो बताओ। ट्राई ले, अच्छा सुनना, नाम बोल दो। महक कुछ बोलो, अच्छा इतने सारे सेम नाम वाले लोग हैं, ठीक है। महक महक, और किसका, मुस्कान मुस्कान, सिमरन सिमरन, डबल डबल, हर्ष हर्ष, अरे बाप रे, डबल डबल नेम है यहाँ। ओके, महक बताएंगे, सुनना। रिसीट में अप्रैल मंथ में, जितने देर मैं बकवास कर रहा हूँ सोचो, अप्रैल महीने में महक बताने वाली है हमें कि क्या क्या अमाउंट लिखेंगे सेल्स रिलेटेड, ठीक है। महक जैसे जैसे बोले आप मुंडी हिला सकते हैं, अगर आपको समझ में आया, और नहीं आया तो हाँ जैसे अभी तक बैठते हो वैसे बैठ सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ठीक। आइए सुनते हैं महक का बात। महक बोलो अप्रैल महीने में क्या लिखोगे। अच्छा 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 अच्छा, सीधा फेब में पहुंच गई वो बोल रही है अप्रैल में आप लिखने वाले हो, अप्रैल का डेटा नहीं, जो जो अप्रैल में मिला उसका डेटा, अप्रैल के सेल्स का बात नहीं, अप्रैल में जो जो मिला उसका बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कैश बेसिस पे चल रहे हैं। तो बताओ अप्रैल में किसका पेमेंट मिलेगा, ऐसे बोलूं जो वो बोली, वो बोलना चाह रही है अप्रैल में तो सर आपको उस महीने का तो पैसा मिलेगा ही 10%, उसके अलावा पिछले महीने का क्रेडिट सेल्स का आधा मिलेगा। क्यों बताओ, मार्च में क्या हुआ होगा ये सोचो, मार्च में क्या हुआ होगा ये सोचो। 15,000 का 10% मार्च में मिला होगा, और मार्च का जो बाकी का पैसा बचा उसका कितना, आधा कब मिलेगा, अप्रैल में ही तो मिलेगा। तो क्या सही बोल रही है वो, पहला नहीं, पहले ये वाला बात हुआ। वैसे ही फेब्रवरी वाला का बात करते हैं। फेब्रवरी में क्या हुआ होगा, 14,000 का 10% वही मिल गया होगा, सोचो ना एक बार प्लीज, 1400 वही मिल गया, कितना बचा, 14,000 में 1400 हटाओ कितना बचा, 14,000 में 1400 हटाओ कितना बचा, 12,600 में आधा कब मिल रहा होगा, मार्च में, और आधा कब मिल रहा होगा, तो अप्रैल में सबसे पहले किसका पैसा मिलेगा, फेब्रवरी के क्रेडिट सेल्स का आधा। तो वो जो बोली समझ में आया आपको, अमाउंट कितना बोले आप, 6,000 थी। वैसे ही और बोलो, मार्च का मिलेगा 6,750, कैसे निकाली वो बताओ। 15,000 का 10 हटा देंगे का आधा, वो तो अप्रैल में मिलेगा। और क्या मिलेगा अप्रैल, और क्या मिलेगा अप्रैल में, और क्या मिलेगा, 1,600 और मिलेगा। कैसे मिलेगा 1,600, उसी के सेल्स का आधा। बोलो ऐसे समझ में आ रहा है। हाँ, अब इसको कैसे दिखाएंगे, यही तो टेक्निक सीखना है मेरे से, वरना बनिया हिसाब तो आपके अंदर होना चाहिए जो मैंने अभी किया। ये हिसाब किताब मैं नहीं सिखा सकता, ये तो आपके पिताजी आपको खून में दिए। अब अगर वो खून मैला है तो हमको मालूम नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वाला बात तो आपको कुछ गड़बड़ है आपके साथ, बट कुछ कर नहीं सकते। बट हम बताना चाह रहे हैं, अब हम जितना इंडल्ज कर सकते हैं वो हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, प्रेजेंट करना ना कि करवाना। होपफुली आपको ये वाला बात क्लियर होगा। और अब हम क्या कर रहे हैं बताइए, क्या करने वाले हैं बताइए, इसका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो कितना स्मार्टली लिखूंगा। सबसे पहले रिसीट में आएगा कैश सेल्स 10% ऑफ करेंट मंथ। क्या लिखे वर्ड बोलो तो, 10% ऑफ करेंट मंथ सेल्स। करेक्ट बात है कि नहीं। क्या कैश सेल्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसी महीने का 10% जल्दी से बताना, सारे महीने के सेल्स का 10% मार दोगे। अप्रैल का अप्रैल में 1,600,
मई का मई में, बोलो मई का मई में, मई का मई में 1700 और जून का जून में 1800। ये क्लियर है सबको? पहले बोलो कैश सेल्स। अब सुनना, हर एक महीने को और क्या क्या मिलने वाला है बता? पिछले महीने के, अच्छा लगा बात, पिछले महीने के क्रेडिट सेल्स का 50%, बस वही बात लिखना है। ये देखो ऐसे, देखो ऐसे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्या लिखे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के अंदर 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ प्रीवियस मंथ, एक तो ये मिलेगा, और एक 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ 2 months प्रायर। अच्छा लगा? वर्ड्स समझने का कोशिश करो। एक पिछले महीने के क्रेडिट सेल्स का आधा, एक पिछले के पिछले महीने यानी 2 months प्रायर के क्रेडिट सेल्स का आधा। भाषा समझ में आया क्या? तो बताओ अप्रैल में क्या मिलेगा? अप्रैल में क्या मिलेगा? बताओ अप्रैल में क्या मिलेगा? अप्रैल में मिलेगा पहले मार्च के, एक महीना पहले के क्रेडिट सेल्स का आधा। पहले बताओ मार्च का क्रेडिट सेल्स कितना? मार्च का क्रेडिट सेल्स कितना? मार्च का क्रेडिट सेल्स इस 15,000 में पहले तो 10% हटा देंगे, 13,500 का आधा 6750। समझ में आया क्या ये बात? क्या ये बात समझ में आया क्या? और अब बोलो नीचे वाला कैलकुलेशन कैसे आएगा? 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ 2 months प्रायर, ये वाला बताओ। पुराना वाला एक महीना और पहले यानी फेब का, फेब का कितना? 14,000। 14,000 से 10% हटा दो, कितना आया? 12,600। 12,600 का आधा 6,300। क्या समझ में आया सबको? क्या समझ में आया सबको? पक्का? अब मई में बताओ कैसे लिखोगे? मई में लिखो, ट्राई करो, मई में ट्राई करो। मई में क्या क्या आएगा? ट्राई करो। मई में आएगा सर, मई का तो 10% आएगा ही आएगा। उसके अलावा क्या आएगा मई में बताओ? अप्रैल के एक महीना पहला कौन हो गया? देखो मई के लिए प्रीवियस मंथ क्या हो गया? लैंग्वेज समझो। मई के लिए प्रीवियस मंथ क्या हो गया? अप्रैल। अप्रैल के क्रेडिट सेल्स का आधा निकाल लो, अप्रैल के क्रेडिट सेल्स का आधा निकाल लो। अप्रैल का क्रेडिट सेल्स कितना? अप्रैल का क्रेडिट सेल्स कितना? 14,400। 14,400 का आधा 7,200। और नीचे क्या लिखोगे बताओ? मई में बाकी का 2 month पहले वाले का, मई के लिए। वेरी गुड। अब सुनो, कैलकुलेशन मत कर ले बैठ जाना, ये जो अमाउंट है यही यहाँ आएगा वापस, क्योंकि यही अमाउंट एक तो अप्रैल में मिला है और एक बोलो कब मिलेगा? मई में मिलेगा। ये क्या है? अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है मार्च के क्रेडिट सेल्स का आधा आधा। देखो ध्यान से, मार्च के क्रेडिट सेल्स का आधा अप्रैल में, आधा मई में। तो कितना सुंदर तरीके से कैलकुलेशन करना भी नहीं पड़ेगा। इस हिसाब से ही जून में नीचे वाला फिगर 7,200 होगा, क्योंकि 7,200 रिप्रेजेंट्स अप्रैल के क्रेडिट सेल्स का आधा जो कि मई में मिला था, और एक कब मिलेगा? बोलो जून में मिलेगा। अब बस जून में मई के क्रेडिट सेल्स का आधा करना है। बताओ मई में कितने का क्रेडिट सेल्स था? मई में कितने का क्रेडिट सेल्स था? 15,300। 15,300 का आधा 765 हो गया, खत्म। क्या रिसीट रिलेटेड बातचीत क्लियर है? कैसे लिखते हैं? दिमाग तो लग गया था सर कि अप्रैल का सेल्स का इस तरीके से काम करेंगे, बट अब इसको लिखे कैसे और किस तरीके से जचाए जिससे काम स्मूथली हो जाए, वरना लगेगा इसको प्रेजेंट कैसे करें। तो प्रेजेंट करने का तरीका है सर, जो भी महीने में मिल रहा है वो लिख रहे हैं। क्या मिल रहा है उस महीने में? उसका खुद का 10%, पिछले वाले का क्रेडिट का आधा, और पिछले के पिछले वाले का क्रेडिट का आधा। देखो वैसी भाषा में लिखें तो अप्रैल में 3 चीज मिल रहा है, अप्रैल का 10% और एक पहले का मार्च के क्रेडिट का आधा, और वैसे ही फेब के क्रेडिट का आधा।
क्या बोलो, डन हो रहा है भाषा? एवरीबडी रिसीट्स क्लियर है? एक और रिसीट है सिर्फ, शायद और 2 रिसीट्स है। बताओ क्या क्या दो रिसीट्स? पगला, ये तो पेमेंट्स है। बोलो रिसीट्स कहाँ कहाँ है? और एक तो डिविडेंड मिल रहा है और एक कुछ एडवांस मिल रहा है सेल पे, है ना? ये दोनों दिख रहा है, 3 और 4, है ना? तो 3 कब मिल रहा है? जून में। और 4 भी कब मिल रहा है? जून में। फर्क नहीं पड़ता। 2 ठो रिसीट्स और है, बताओ क्या क्या? एक क्या डिविडेंड इनकम या डिविडेंड इनकम, और एक क्या है बोलो? एडवांस टू बी रिसीव, या जो भी, एडवांस फॉर सेल ऑफ व्हीकल, है ना? बताओ कितना कितना? अप्रैल में कुछ नहीं, मई में कुछ नहीं। डिविडेंड इनकम 1000 जून में, वैसे एडवांस सिर्फ जून में मिलेगा 9000। क्या ये ठीक है? रिसीट रिलेटेड सारा बात ओके हो गया, कंप्लीट। रिसीट रिलेटेड सारा बात कंप्लीट। क्या डन है सबको? ओपनिंग बैलेंस और रिसीट। अब हम आगे बढ़ेंगे पेमेंट्स में। बताइए, पेमेंट्स, रिसीट्स रिलेटेड सारा बात हो गया। पेमेंट रिलेटेड, पहले क्रेडिटर, यानी क्या लिखेंगे बोलो? देखते हैं कौन कौन सही बोलता है। भाषा तो सही यूज करो। अब बताओ कैसे लिखोगे? अप्रैल में क्या अमाउंट लिखोगे? बस इतना बता दो। अप्रैल में कितना अमाउंट लिखोगे? वेरी गुड। फरवरी का? तो अब उस बात को कैसे लिखोगे? यहाँ वर्ड क्या लिखोगे? जैसे ऊपर सिखाया आपको खुद का लैंग्वेज बनाना, बताओ क्या लिखोगे? बोलो बोलो, वेरी गुड। पेमेंट टू क्रेडिटर्स क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? फॉर 2 months प्रायर। फॉर 2 months प्रायर, क्या पूरा का पूरा ही है? इसमें तो कुछ परसेंटेज भी नहीं है। तो फॉर 2 months प्रायर, तो क्या लिखेंगे बोलो? पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑफ 2 month प्रायर। यानी अप्रैल में कौन सा पेमेंट कर रहे हैं बताइए? फरवरी का। कितना? पूरा का पूरा कितना है बोलो? मटेरियल कितना है? 9600। वैसे ही बताओ, मई में कौन सा पेमेंट कर रहे हैं? मई में मई वाला मत लिख देना, मई में मार्च का आएगा 9000। और जून में कौन सा आएगा? अप्रैल का 9200। समझ में आया? एवरीबॉडी, पेमेंट टू क्रेडिटर क्लियर है? वैसे ही किसका लिखोगे बताओ? पेमेंट टू वेजेस। इसमें 2-2 बनेगा, इसमें 2-2 बनेगा। क्यों बनेगा सर? हाँ, तो वैसे कैसे लिखोगे बताओ वापस? हाँ, पेमेंट टू वेजेस में 3/4 ऑफ करेंट मंथ, है ना? क्या कर रहे हैं? 3/4 करेंट मंथ का, बाकी का 1/4 प्रीवियस। नेक्स्ट नहीं मिलेगा तो कौन सा देंगे? कौन सा? पिछले महीने का 1/4 देने वाले ना। वैसे सोचो पहले। अच्छा, पहले लिखने से पहले न्यूमेरिकली सोचो। अप्रैल में कौन सा पेमेंट करोगे? चलो बताओ, अप्रैल में कौन सा पेमेंट करोगे? अप्रैल में पहले तो अप्रैल का 3200 का 3/4, और मार्च का 1/4 दोगे। तो मार्च का दोगे मतलब 1 महीने पहले का दोगे। तो बताओ, 1 महीना 1/4 अगर उधार चलता है तो 3/4 ऑफ करेंट एंड 1/4 ऑफ प्रीवियस। फॉलोइंग मतलब तो नेक्स्ट ही हुआ तुम्हारा। अगर अप्रैल का तुम कब दोगे बताओ? क्या होता है मई? तो अप्रैल में क्या मिलेगा? वही तो पूछ रहे। क्या डन है? तो बताओ, 3/4 करेंट मंथ, 1/4 प्रीवियस मंथ। कैलकुलेशन चालू कर दोगे अब? बताओ अप्रैल में क्या क्या लिखोगे? 3000 का 1/4 नहीं, 3200 का 3/4 कितना आया? 2400, है ना? और 3000 का 1/4 700। ऐसे ही आगे बढ़ो। मई में क्या होगा? अप्रैल के बाद मई का 3/4, हाँ 27, और अप्रैल का 1/4 800। वैसे ही अगला 3000 3/4 आया, और ये 900। डन है? क्या सिमिलरली पेमेंट टू ओवरहेड्स लिख लो? क्या कैसे है?
हाफ ऑफ, हाफ ऑफ है क्या? तो कैसे लिखोगे बोलो? हाफ ऑफ, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ करंट मंथ, हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ। इस महीने में इस महीने का आधा मिल रहा है, दे रहे हैं, और पिछले महीने का आधा दे रहे हैं। हाफ ऑफ करंट मंथ और हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ। बताओ अप्रैल में कितना कितना ओवरहेड्स रिलेटेड पेमेंट हो रहा है? 2000 का आधा 1000, और पिछले महीने का यानी 1900 का आधा 950। आगे बढ़ते चलो। यही आया क्या देखना? ओवरहेड रिलेटेड बातचीत ओवर हो गया क्या? चेक करना। हो गया, खर्चा हो गया, ये वाला भी। कैश बैलेंस लिख लिए। और कुछ पेमेंट है क्या? हाँ, 2 पेमेंट है। एक प्लांट रिलेटेड ईएमआई दे रहे हैं और एक डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, है ना? एक तो प्लांट रिलेटेड ईएमआई पे कर रहे हैं और एक डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो एक आ गया मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना दे रहे हैं बताओ तो? कितना करके दे रहे हैं और कब से चालू किए हैं? तो वो हर एक में आएगा, अप्रैल में भी, मई में भी और जून में भी। कारण बोल रहा है हर महीने दे रहे हैं फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। देखो लिखा हुआ है ना, प्लांट खरीदे थे 96,000, तो सर वो खरीदे थे उस दिन, तो उस दिन पेमेंट किए थे क्या? किए ही नहीं, तो आउटफ्लो हुआ नहीं। आउटफ्लो कब से चालू किए? 2000। कब से? अप्रैल से। तो अप्रैल में भी आएगा। तो सर आगे क्यों आया? क्योंकि मंथली है और ऑनवर्ड्स है, मतलब हर महीने। अगला डिविडेंड, बट कब दे रहे हैं? सिर्फ जून में। तो ये क्या है? डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। बताओ कितना पे किए? डिविडेंड सिर्फ जून में पे किए हैं, 2 लाख का 5%। खत्म। क्या काम ओवर? अब सबसे पहले क्या करना होगा बताओ? किसका? अप्रैल का। बिना वो किए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब पहले किसका काम करना होगा? अप्रैल का। अप्रैल का ओपनिंग प्लस रिसीट माइनस पेमेंट्स करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। पहले अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस निकालो। पहले अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस निकालो फटाफट। अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस 3950 आया क्या? अब ये तुरंत सड़क के करके कहां लिख दोगे बोलो? ओपनिंग में 3950। एंड अगेन अब किसका कैलकुलेशन होगा? मई का। मई का कैलकुलेशन होगा। मई का कैलकुलेशन, मई का कैलकुलेशन बताइए। 3000 एग्जैक्ट, और ये 3000 ऊपर चढ़ जाएगा वापस। और ऐड करो, लेस करो, और आपको जून का क्लोजिंग आ जाएगा। कितना आया? 2300। डन। समझ में आया कैश बजट बच्चा लोग? आठ नंबर। आ गया? चलिए यहीं तक रखेंगे आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो 2 सम्स और इसमें बच गया वो, और एक टॉपिक मास्टर बजट कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद एक बजटरी रेशियोज बोल के टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल 2 क्लास और लगेगा बजट चैप्टर में,
और कंप्लीट हो जाएगा, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग चालू करेंगे। बाय बाय, कल मिलते हैं 2 क्लास के लिए। हाँ